सो हेलो एवरीवन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइंड स्पार्क सीरीज़ के अंदर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने शुरू किया है उसका फर्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। ओके, सो चैप्टर का लगभग आधा चैप्टर हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है। आई रिकमेंड यू कि ये लेक्चर देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए और फिर ही इस लेक्चर को देखिए। सो सेकंड पार्ट का आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। एक और बात जो मैं बताना भूल गया कि इस चैप्टर के चैप्टर नोट्स और डीपीपीज आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। सो व्हाट आर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स? द अमाउंट ऑफ एयर यू इनहेल और एक्सहेल. Okay, we measure them in respiratory volume. So there are different types of respiratory volume. You can see here tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, and residual volume. Okay, so now we will study them. Tidal volume is the normal amount of air you inhale or exhale. Inspiratory reserve volume is the extra amount of air you inhale after a normal inspiration. Expiratory reserve volume is the extra amount of air you expire after a normal expiration. And residual volume is the remaining amount of air which remains in your lungs even after forceful expiration. So एक बार इन चारों वॉल्यूम्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड बस मुझे दे दीजिए। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, सो रेसिडुअल वॉल्यूम्स के अंदर पहला जो है टाइडल वॉल्यूम, वो है नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो। लाइक ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, ओके। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे आप नाम से डिकोड कर पा रहे हो, इंस्पिरेशन के लिए वो रिजर्व्ड वॉल्यूम है, मींस एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो आप आपके लंग्स में इनहेल कर सकते हो। अब क्योंकि वो एक्स्ट्रा है तो वो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद ली हुई एयर है। ओके, सो नॉर्मल इंस्पिरेशन और फुल, ये जो एक्स्ट्रा वाला था ना वो था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैसा ही सेम टू सेम आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में देखोगे। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में नॉर्मल एक्सपिरेशन किया आपने, उसके बाद जो एक्स्ट्रा छोड़ोगे आप, वो आएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर। और रेसिडुअल वॉल्यूम के अंदर आएगा वो वॉल्यूम जो आपके लंग्स में हमेशा पड़े रहता है, ठीक है। मतलब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी करोगे, आप जितना चाहे उतना एक्सपायर कर लो, वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आपके लंग्स में हमेशा रहेगा। ओके, सो टाइडल वॉल्यूम होता है हमारा 500 ml। ओके, मतलब लगभग आधा लीटर, लगभग नहीं, पूरा पूरा आधा लीटर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है हमारा 2.5 लीटर से 3 लीटर। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 ml से 11,000 ml और 1100 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम होता है हमारा 1100 से 1200 ml। ओके, तो ये सारे ml में, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आता है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होता है वो होता है सम ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ओके, देखते हैं कैसे। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो अमाउंट ऑफ एयर जो आप एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद इनहेल कर सकते हो। मतलब आपकी इनहेल करने की कैपेसिटी इज बेसिकली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी विच इज टाइडल वॉल्यूम एंड IRV. So normal plus extra. So this is your capacity to inhale. So this is inspiratory capacity. Okay, same in that way expiratory capacity is the, what we can say, expiratory capacity is the capacity of yourself to expire after a normal inspiration. Normal inhalation. Okay, so normal inhalation आपने किया, मतलब जो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है। सॉरी, अगर आपको मैं एक और बार बता देता हूँ। चलो ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो मैंने अच्छे से बता दिया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ऐसा है कि आपका नॉर्मल जो इनहेलेशन एक्सपिरेशन चल रहा है, सो वो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद एक आपकी एक्सपायर करने की कैपेसिटी जो होगी वो होगी आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें आएगा टाइडल वॉल्यूम। जैसे ये टाइडल वॉल्यूम आ गया, और सो नॉर्मल प्लस वो एक्स्ट्रा, वो आएगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब आपका आएगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। सो जैसे पहले की स्लाइड में हमने देखा था कि रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो आप कभी एक्सपायर नहीं कर सकते। ओके, बट उसमें आप अगर ERV डाल दो, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग में तो आप टाइडल वॉल्यूम इनहेल करते हो, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करते हो। सो ERV जो आपके लंग्स में बचा रह जाता है अलॉन्ग विद जो रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपके लंग्स में से कभी निकलता नहीं है, वो एक्चुअली फंक्शनल होते हैं डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। सो इसीलिए उसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम।
सॉरी फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। ओके, अब थर्ड है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल फोर्स आपने अगर कभी सुना होगा, वाइटल फोर्स मतलब जिंदा रहने के लिए जो फोर्स, मतलब बेसिकली जीवन से रिलेटेड। तो वाइटल कैपेसिटी है कि जिंदा रहने के लिए अगर आपको एयर इनहेल करो तो आप कितना कर सकते हो। सो जस्ट इमेजिन कि आप एक स्विमिंग पूल में डाइव करने वाले हो और एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आप आपके लंग्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। सो वो क्या होगा, सबसे पहले तो आपने पूरा एक्सेल कर दिया, मतलब पूरा CO2 समझो आपने पूरा बाहर निकाल दिया, और आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 जो है वो अंदर लेना चाहते हो। बेसिकली आप प्योर O2 तो नहीं लोगे, एयर लोगे, बट फिर भी लेट सपोज टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो आपने पूरा एक्सपायर कर दिया और अब आप लोगे जो आपने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था पहले वो आप रिस्टोर करोगे, मतलब ERV, फिर नॉर्मल जो कि टीवी, और फिर IRV जो एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। सो एक्स्ट्रा जो छोड़ा था उसको रिस्टोर किया, फिर नॉर्मल लिया, फिर एक्स्ट्रा वाला फिर से इनहेल किया। सो वो आएगा आपका वाइटल कैपेसिटी के अंदर। ओके, और अब आएगा आपका टोटल लंग कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी में तो आपने वो देख लिया जो आप पूरा एक होल्ड कर सकते हो। सो होल्ड किया हुआ प्लस वो जो आप कभी लंग्स से बाहर ही नहीं एक्सपायर कर सकते हो, यानी कि आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ये तीन और ये रेसिडुअल वॉल्यूम। सो आप ये भी कह सकते हो कि रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, सो चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन। सो ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। ओके, द फर्स्ट इज solubility ऑफ गैस, विच मीन्स एक गैस कितना सोल्यूबल है, जितना सोल्यूबल वो होगा उतना ही उसका एक्सचेंज ईजी होगा। ओके, उतना ही उसका ट्रांसपोर्ट भी ईजी होगा। एंड सेकेंड थिंग इज थिकनेस ऑफ योर मेम्ब्रेन। So, which membrane we are talking about? Respiratory membrane. Okay, so let's see different types of membrane. सो ये है आपका अल्वियोला है, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये आपका अल्वियोला है, और फिर ये आपके बाद आ गई आपकी ये ब्लड कैपिलरी, ठीक है। सो अगर आप देखो कि आपको इधर से इधर मूव करना है, सो जस्ट यहाँ से एयर यहाँ पे आई। सो अब जब आप इधर से इधर साइड मूव करोगे, सो आपको कौन से लेयर्स को पार करना पड़ेगा। सो जो ये हो गया रेस्पिरेटरी, चलो इसमें आ गई सबसे पहले तो सेकेंड और ये थर्ड। ओके, सो सबसे पहले आप देखो कि ये वाली आपको पार करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आएगा आपका स्क्वैमस इपीथीलियम ऑफ अल्वियोलर, सॉरी फॉर स्पेलिंग, वॉल। ओके, सेकेंड वन इज ये आपने पार कर दी, उसके बाद ये वाली, उसके बाद नहीं एक्चुअली सबसे फर्स्ट में ये करोगे, सबसे लास्ट में ये करोगे। सो सबसे लास्ट वाली भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ओके, ARY, सॉरी, ठीक है। सो फर्स्ट हमने देख ली, थर्ड देख ली, और ये बीच में जो होती है ना, वो मैं लास्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे ये बताना था कि इन दोनों के बीच में होती है। सो ये बीच में जो होती है उसको कहते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बनती है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्क्वामस इपिथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरी का एंडोथीलियम। ओके, सो ये आपकी हो गई आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, सॉरी ये हो गई आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। सो जब एयर यहाँ से इस साइड डिफ्यूज होती है, सो ये तीन मेम्ब्रेन्स को उसे पार करना होता है। सो अब देखते हैं कि भैया ये क्या दिया है, मीन्स नंबर्स दिए हैं आपने, कुछ O2 लिखा है, CO2 लिखा है। सो सबसे पहले तो हमें इसके लिए पढ़ना होगा, एक सेकेंड क्या हमारा कुछ छूट गया है, ओके ये डायग्राम बाद में देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले इसके लिए हमें पढ़ना होगा व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। ओके,
So what is partial pressure? So let's suppose you took the mixture of gases. Okay, you took a mixture of gases जिसमें आपकी let us suppose फिलहाल कि ये पिंक वाली जो है वो है O2, ठीक है, और ये बाकी जो है वाइट वाले वो है CO2। हाँ, और ये O2 प्लस CO2 का जो प्रेशर था उसको टोटल आपने बोला P ऑफ मिक्सचर, मतलब प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ओके, सो ये बोल्ड P ऑफ मिक्सचर, ठीक है। सो अब जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा? सो पार्शियल प्रेशर होगा कि O2 का इस प्रेशर में जितना पार्ट O2 का है इस प्रेशर में वो PO2 हो जाएगा, और जितना CO2 का पार्ट है वो PCO2 हो जाएगा, मतलब PO2 प्लस PCO2 इज इक्वल टू P मिक्सचर हो जाएगा। ओके, सो पार्शियल प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ pressure contribution in pressure of a mixture of gases। क्या है यार, छोड़ा स्पेलिंग का। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी टेरेबल एट स्पेलिंग्स। ओके, सो द अमाउंट ऑफ प्रेशर कंट्रीब्यूशन इन प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस का जितना कंट्रीब्यूशन होता है उस टोटल प्रेशर में, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। सो ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं, सो ये है O2। सो O2 का पार्शियल प्रेशर ये है एटमॉस्फेरिक एयर में, फिर अल्वियोलाई में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, टिश्यू में। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, अल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। और ये सारे हैं mm ऑफ Hg, ठीक है। सो ये यूनिट है इसका बेसिकली। तो ठीक है, ये देखते हैं भैया, बट आपने नंबर तो बता दिया, बट इनका सेंस कैसे बनता है इन सब चीज़ों का? सो इनका सेंस बनेगा यहाँ पे, जब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा सारी चीज़ें। सो आपको ये जो है बेसिकली याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, अल्वियोलाई में वो डिक्रीज होकर 104 हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके वो 95 हुआ, डीऑक्सीजनेटेड में वो 40 है, और टिश्यू में भी 40 है, ठीक है। सो चलो यहाँ पे हम देखते हैं उनको, ठीक है। ओके, सो एटमॉस्फेयर में हमारा था 159, PO2 था एटमॉस्फेयर में 159। ओके, फिर अल्वियोलाई में, चलो ये समझो ये एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे हमने ले लिया। फिर अल्वियोलाई में हमारा हुआ PO2 इज इक्वल टू हमारा हुआ 104, ठीक है। फिर ये अल्वियोलाई में था, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे भैया? क्योंकि देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, यहाँ पे उसका डिफ्यूजन हुआ, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आया, फिर ये 4 के हार्ट के 4 कंपार्टमेंट्स है ना, ये हार्ट है, ठीक है। ये वाले हार्ट के चक्कर में पड़े हो तो भाई, ठीक है, समझ जाओ। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट। सो ये दोनों ऑक्सीजनेटेड है, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है। ओके, सो यहाँ पे जो होगा PO2 जो होगा वो है आपका 90, ठीक है। और ये है आपके टिश्यू में आपका है PO2 जो है वो है 40, हाँ। और आपका डीऑक्सीजनेटेड में है PO2 जो है वो है आपका 40, ठीक है। सो देखो हमने कर दिया 159, 104, 40, 95, 40। सो 95 है, सॉरी, ओके, आई एम सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे जो CO2 का कैसा है, 103, 40, 45, 40, 45। सो CO2 का याद करना काफ़ी इजी है, 103 बस 0.3 बस एक जगह है, फिर 40, 45, 40, 45 हर जगह है। बट फिर भी लॉजिक अगर आपका क्लियर है तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो वहाँ पे भी आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अब हम मार्क कर लेते हैं O2 के लिए। ओके, सो सॉरी PCO2 के लिए। ओके, सेम ही कलर हो गया, सो इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। सो PCO2 जो होगा वो यहाँ पे होगा 0.3 mm ऑफ Hg। अल्वियोलाई में आके वो थोड़ा सा बढ़ जाता है,
हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg। यहाँ पे वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड है ना, ऑक्सीजनेटेड में ओके एक सेकंड, शायद अल्वियोलाई में हम गलत कर रहे हैं। अल्वियोलाई में कितना दिया है? अल्वियोलाई में तो 40 नहीं, सही है सही है सही है सही है, सही जा रहे सही जा रहे सही जा रहे। फिर ऑक्सीजनेटेड में फिर से 40, ठीक है। टिश्यू में अगर आप देखोगे तो PCO2 यहाँ होता है ज़्यादा 45, रीज़न बताऊँगा। और यहाँ पे भी होगा PCO2 45। चलो अब मैं बताता हूँ, मैंने बोला था कि रीज़न बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि हमारे बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, इसी के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज करके वो कन्वर्ट करती है CO2 में। तो CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। और इस वेस्ट प्रोडक्ट को ही बाहर निकालने के लिए हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा होता है, ठीक है। सो अब प्रेशर ग्रेड, पहले मैंने आपको बता दिया पार्शियल प्रेशर क्या था। अब मैंने आपको, अब हमने पार्शियल प्रेशर वहाँ पे देखे थे टेबल पे, बट यहाँ पे अभी हमने मार्क कर लिया ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे बॉडी के अंदर एयर की मूवमेंट होती है ना, वो होती है प्रेशर ग्रेडियंट थ्रू। सो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। लेट अस सपोज ये एक स्टील, एक आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैंने एक लाइटर यहाँ से शुरू किया और यहाँ से हिट करना शुरू किया, हिट किया हिट किया हिट किया हिट किया। तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होगा और इधर साइड में थोड़ा ठंडा ठंडा होगा। काइंड ऑफ मैं इसको यहाँ से होल्ड कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ से होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे वो बहुत गर्म है। सो ये ग्रेडियंट है, ये हीट का ग्रेडियंट है कि यहाँ पे हीट ज़्यादा है यहाँ पे कम है। सो वैसे ही प्रेशर का ग्रेडियंट, और जैसे कि यहाँ पे हीट ज़्यादा है तो हीट यहाँ से इस साइड फ्लो होगी, वैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट में जो एयर का जो फ्लो होता है वो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो चलो इससे समझते हैं हम हमारा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है। सो यहाँ आप देखो कि PO2 जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और PO2 अल्वियोलाई में कम है। बट फिर भैया बोलोगे, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि PO2 अल्वियोलाई में कैसे आता है, प्रेशर ग्रेडियंट से? सो नहीं, क्योंकि आपको सबको पता है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि हम एक एक्चुअली आप डिफ्यूजन ग्रेडियंट के टर्म्स में नहीं बोल सकते, बट हाँ प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म्स में बोल सकते हैं, क्योंकि हम हमारी जो पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ा के नेगेटिव प्रेशर लंग्स के अंदर कर रहे हैं। सो बेसिकली वो प्रेशर ग्रेडियंट से ही आ रहा है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि फर्दर हम कैसे मूव कर रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ देखो कि PO2 104 है और यहाँ पे है, देखो ये है डीऑक्सीजनेटेड, मार्क कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे, डीऑक्सीजनेटेड, और ये साइड है मैं ऑक्सीजनेटेड। ओके, सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ये यहाँ पे आया, सो इसमें था पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम, जो कि था 40, और यहाँ पे था पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा। सो क्या हुआ कि अल्वियोलाई से आएगा ब्लड में O2, और CO2 45 से 40 है, मतलब CO2 ज़्यादा है ब्लड में और अल्वियोलाई में कम है। सो वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, सो O2 जाएगा अल्वियोलाई में, ठीक है। अभी ऑक्सीजनेटेड हो गया, सो PO2 बढ़ के आ गया 40 से 95। ओके, सो ये 40 से बढ़ के 95 आ गया। और वैसे PCO2, क्योंकि PCO2 रिलीज़ हो गया, सो PCO2 45 से कम हो गया 40 पे, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू पे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो, पहले तो ब्लड यहाँ से होते हुए ऑक्सीजनेट हुआ, फिर यहाँ से वो हार्ट में गया, हार्ट से फिर दोबारा पंप किया गया टिश्यूज़ में। ओके, सो टिश्यूज़ में क्या हाल है, टिश्यूज़ में देखो PO2 जो है 40 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है। सो क्या होता है कि फिर से यहाँ पे O2 जो है टिश्यू में एंटर करेगा ब्लड से, और CO2 डंप कर दिया जाएगा ब्लड में। सो इसी के वजह से फिर से आप देख सकते हैं कि अब PO2 जो कि टिश्यू में छोड़ दिया गया, सो वो कम हो गया 95 से 40 पे, और CO2 जो कि यहाँ पे डंप किया गया उसकी वजह से 40 से 45 पे PCO2 आ गया। अब ये फिर से डीऑक्सीजनेटेड यहाँ से हार्ट पे जाएगा, हार्ट से फिर दोबारा लंग्स पे जाएगा,
सो वहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट से फिर मूवमेंट होगा ऑक्सीजन और CO2 का। सो ये सिलसिला चलते ही रहेगा और इस तरीके से जो गैसेस है उनका ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में होता है। ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला थिंग विच इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कैसा होता है कि O2 दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, एक तो थ्रू RBC, ओके, एंड द नेक्स्ट इज थ्रू प्लाज्मा। ओके, सो थ्रू RBC एंड थ्रू प्लाज्मा। इसमें होता है वो डिजॉल्व्ड स्टेट में उसका फ्लो होता है। ओके, सो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके वो ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, सो सो नाइन सो थ्रू RBC जो हमारा O2 का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कितना होगा? सो वो होगा आपका 97%, और थ्रू प्लाज्मा जो होगा वो आपका रिमेनिंग 3% थ्रू प्लाज्मा होगा। सो भैया ये कैसे होता है? तो ठीक है, इसको भी समझते हैं हम। सो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो देखो थ्रू RBC मीन्स क्या होता है कि RBC में एक रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, रेड पिगमेंट होता है HB, यानी कि हीमोग्लोबिन। ओके, देखो ये है हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN। ठीक है, तो ये है हीमोग्लोबिन। सो रेड कलर पिगमेंट होता है, रेड की होता है, सबको पता ही होगा, आयरन की वजह से। ओके, Fe यानी आयरन की वजह से रेड होता है। सो क्या होता है कि एक सेकेंड चेंज कर ले कलर। ओके, सो बेसिकली HB जो है O2 के साथ मिलके बनाता है। ठीक है, HbO2। भैया आपने दो एरो क्यों लगाया? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम और इन डिटेल सामने पढ़ेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरीके से हेल्प करती है हमारे ट्रांसपोर्ट में। और एक HB जो होता है, ठीक है, एक HB जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ HB ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ओके, और एक बात मैं बता देता हूँ। सॉल्युबिलिटी वाले स्लाइड पे हम लिख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 times greater than O2। सो जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है O2 के लिए। ठीक है, तो ये रह गया था इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट अभी इसका पूरा इन डिटेल जो है वो हम एंड में एक पूरा लूप बना के देखेंगे। ठीक है, तब तक हम बाकी चीज़ें देखते हैं। सो ये क्या है? ये है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। देखो एसोसिएशन कर्व ये नहीं है। एक बार मैंने अपना एक क्वेश्चन गलत कर दिया था, ये एसोसिएशन नहीं है, डिसोसिएशन कर्व। ओके, मॉक में किया था। चलो एक्चुअल एग्जाम में इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करता है भाई। ठीक है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। ओके, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सो बेसिकली वाई एक्सिस पे क्या एक प्लॉट किया गया है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सेचुरेट हो चुका है, मतलब कितना परसेंट जो है ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ चुका है। बेसिकली अगर 50% वो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, कहा गया? ओके, सो इतने पार्शियल प्रेशर पे जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है वो उसका सेचुरेशन है 50%। ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। ओके, सो अब ये क्या भैया, ये इसमें कोई कम ज़्यादा भी होता है? ये ग्राफ की ऐसे दिखता है। सो इसको भी हम सामने पढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं हम
इस ग्राफ को, जो मैंने बताया था कि सामने पीछे होता है क्या। सो सबसे पहले तो हम देखिए कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर O2 बाइंडिंग। सो फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है O2 बाइंडिंग के लिए? सबसे पहला तो हो गया हाई PO2, ठीक है। उसका ही उल्टा लो PCO2, ठीक है। तीसरा हो जाएगा लो H+ या फिर हाई pH। आप अब मुझे बताओ कि H+ और pH में क्या रिलेशन है, ठीक है, कमेंट करके बताना, ओके। एंड फोर्थ इज टेम्परेचर, सो लो टेम्परेचर, ओके। सो favorable conditions for O2 bindings are high PO2, low PCO2, low H+ और हाई pH और लो टेम्परेचर। सो अगर ये फेवरेबल कंडीशंस हम जो है प्रोवाइड करें, सो परसेंटेज, एक सेकेंड, हाँ, परसेंटेज सेचुरेशन जो होगा, ठीक है, कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HbO2, सो Hb और O2 का बाइंडिंग का जो परसेंटेज होगा वो फेवरेबल कंडीशंस में बढ़ना चाहिए, राइट। सो वही आप यहाँ देख सकते हो कि जब ये फेवरेबल कंडीशंस अप्लाई की, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। जब ये फेवरेबल कंडीशंस अप्लाई की गई तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो अभी 50% जो सेचुरेशन है ना, वो अभी आया है, वो लगभग कम इस पे आया है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देख रहे थे तो वो आ रहा था लगभग 30 के आसपास, जो अभी कम आया है। और उसी की जो अपोजिट कंडीशंस अगर आप दे दो, सो वो कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई। सो उसके वजह से जो अब आपको जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा 50% सेचुरेशन के लिए, वो अब होगा ज़्यादा। देखो ये तीनों जगहों पे भी जो है, सॉरी, ये तीनों जगहों पे 50% सेचुरेशन है, बट फेवरेबल कंडीशंस में जो कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के केस पे ही सेचुरेशन हो चुका है, यहाँ पे ज़्यादा, और अनफेवरेबल कंडीशंस पे ज़्यादा PO2 देना पड़ेगा, तब 50% सेचुरेशन हम अचीव कर पाएंगे, ओके। सो अभी देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सो CO2 तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। सो O2 का तो हमने देख लिया, उसमें दो ही है, एक 97% है और द नेक्स्ट इज 3%। बट CO2 में होता है 3। अगेन दो तो कॉमन होते हैं, जो इसमें भी होते हैं, जैसे HB थ्रू HB, ठीक है, थ्रू होगा प्लाज्मा, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो होगा वो होगा थ्रू बाय कार्बोनेट आयंस, ओके। सो HB थ्रू हमारा कितना होगा, बाइकार्बोनेट थ्रू आयंस कितना होगा, और प्लाज्मा थ्रू कितना होगा, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सो HB यानी बेसिकली RBC थ्रू। सो RBC थ्रू होगा हमारा 20 to 25%, ओके। सो मैं फिर से एक और बार कलर चेंज कर लेता हूँ। सो 20 to 25% जो होगा वो HB थ्रू होगा। बाइकार्बोनेट थ्रू हमारा मैक्सिमम होगा 70%, और फिर लगभग 7% जो होगा वो प्लाज्मा से होगा, ठीक है। सो अब मैंने आपको बता दिया O2 का कैसा होगा, CO2 का कैसा होगा। अब CO2 का हमने हमारा ये एक रिएक्शन है कि देखो CO2 जो है वो CO2 H+ के साथ कंबाइन करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक होगा H+ आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में, ओके। और इन दोनों के बीच में जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्यों देख रहे हो, क्योंकि वो एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा जो है फास्ट करता है। कार्बोनिक एसिड के कन्वर्जन में भी CO2 और H2O के, और कार्बोनिक एसिड के H+ और HCO3- के ब्रेकडाउन में भी, ओके। सो अब जैसे कि आ गई है ब्लैंक साइड जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ओके। सो क्या होता है, अब हम पूरा एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। अगेन वही अपना एक अल्वियोलाई बना लेते हैं, और यहाँ बना लेते हैं हमारे टिश्यूज़,
अरे बाबा ये क्या हो गया, देखो ये हो गए हमारे टिश्यूज़, ठीक है। समझने के लिए बना है भाई, एक्चुअल क्या ऐसे नहीं होते, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये आपके टिश्यू सेल्स हैं, ओके। सो चलो देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, क्या होता है कि जब यहाँ पे ब्लड आता है ना, सो ब्लड में का Hb+O2, ठीक है, जो कि यहाँ से आया है, मिलके बना देते हैं HbO2, ठीक है। फिर ये HbO2 आता है यहाँ पे, जब ये यहाँ पे आता है सो HbO2 फिर से टूटता है Hb+O2 में, ठीक है, और O2 यहाँ पे चले जाता है, ठीक है। फिर यही चीज़ होती रहती है और ये जो है चलते रहता है, ठीक है। O2 का है अब सिंपल। अब देखते हैं हम CO2 का। अब CO2 के केस में क्या होता है कि ये आ गया देखो CO2। अब कुछ CO2 तो Hb के साथ नहीं 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 नहीं, हम गलती कर रहे हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, है सही बट गलत जगह लिख दिया हमने, ओके। सो CO2 की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि और O2 तो वहाँ से आया, ठीक है। CO2 तो भाई यहाँ से आएगा ना, तो ये आ गया यहाँ पे CO2। अब CO2 का भाई, CO2 के चक्कर ही ज़्यादा है भाई। CO2 पहले तो यहाँ पे CO2 Hb से ज्वाइन करके बनाएगा HbCO2, ठीक है। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सी हीमो, नहीं 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 भाई गलती करते हो। एक सेकंड, आपको यहाँ पे मैंने नहीं बताया होगा, फिर कहाँ गया। नहीं नहीं ये भी नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में होगा। चलो अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारी स्लाइड कहाँ गई, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की स्लाइड मिसिंग है क्या। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये होता है आपका ऑक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, कहा गया, हाँ। और फिर आपका ये होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। और एक होता है कार्बोक्सीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स भी होता है, जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, ओके। सो ये बन गया। सो हम बेसिकली यहाँ के प्रोडक्ट्स मार्क कर देते हैं, ठीक है। फिर ये CO2 ने, जैसे हमने पिछले देखा, H2O के साथ बना दिया H2CO3, फिर जो फर्दर टूट गया H++HCO3- में, ठीक है। सो अब ये सब हो रहा है बंद कमरे में। व्हाट डू यू मीन बाय बंद कमरा, ये है भाई, ये चल रहा था काम सारा आरबीसी के अंदर, ठीक है। गोल से आरबीसी जो गोल बनी नहीं, इट्स ओके, ये चल रहा था आरबीसी के अंदर। अब होता क्या है ना कि HCO3 HCO3- तो यहाँ बना, एक सेकेंड, HCO3- तो यहाँ बना। सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हो जाती है इंक्रीज, ठीक है। बट आरबीसी के बाहर जो प्लाज्मा होता है वहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी होती नहीं है। तो क्या होता है फिर कि ये जो HCO3- जो है ना, वो यहाँ से निकल जाता है बाहर प्लाज्मा में, ठीक है। बट फिर एक और दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, अगर ये बाहर चले जाएगा सो यहाँ पे आरबीसी में H+ बढ़ते जाएगा, जो कि दिक्कत की बात है, क्योंकि ये ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन नहीं करेगा। सो जब ये बाहर जाता है ना, सो बाहर से हमारे Cl- आयन जो है वो अंदर आते हैं। सो अगर आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। सो Cl- जो है वहाँ से अंदर आएंगे और HCO3- जो है बाहर जाएंगे, ओके। सो इस तरीके से ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, क्योंकि HCO3- जो नेगेटिवली चार्ज थे वो बाहर गए ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और Cl- जो कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अंदर आए। सो इसी को एक टर्म है क्लोराइड शिफ्ट और
हैमबर्गर शिफ्ट। ओके देखो, स्पेलिंग के लिए मुझे अगेन माफ़ कर देना अगर गलत होगी तो। आप ये देखो, ये सिंपल सी चीज़ है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके सो जब देखो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट जो है हमारे बन चुके हैं CO2 से, ठीक है, और कुछ जो है डिजोल्व हो गया आपके प्लाज्मा में, ठीक है। सो हमने देखा था कि एक तो एच बी से जाएगा, तो ये HbCO2 वाला हो गया, और HCO3 वाला भी देख लिया, और कुछ जाएगा प्लाज्मा में, ठीक है, वो डिजोल्व फॉर्म में होगा। सो अब जब ये दोनों यहाँ पे आए, ये दोनों चीज़ें आएगी यहाँ पे, सो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि HCO3 माइनस जो है वो दोबारा से CO3 बना के फिर से CO2 प्लस H2O बनाएगा, ठीक है, और HbCO2 दोबारा से Hb प्लस CO2 बनाएगा, और फिर क्या होगा कि ये CO2 जो यहाँ निकला और ये CO2 जो यहाँ निकला, ये दोबारा से बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। सो अब मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। सो एक बार मैं समराइज अगर कर दूँ आपके लिए, सो लेट्स सी, कलर चेंज ग्रीन। ओके सो HbO2 और O2 ने HbO2 बनाया, HbO2 को ट्रांसपोर्ट किया इधर, सो HbO2 दोबारा से टूट के Hb और O2 दे दिया, सो O2 जो है वो यहाँ निकल गया। अब यही वाला Hb यहाँ यूज़ हो गया, उसने CO2 के साथ बाइंड करके HbCO2 बना दिया। ओके सो HbCO2 यहाँ बना दिया उसने, और फिर ये CO2 जो बाहर निकला था वो वाटर के साथ कंबाइन करके उसने बनाया H3CO3, जो कि फिर H प्लस और HCO3 में टूट गया। HCO3 नेगेटिव चार्ज था, बट क्योंकि आरबीसी में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और प्लाज्मा में कम था, तो उसका मूवमेंट बाहर हुआ, और न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज Cl माइनस जो आए वो प्रभु आए अंदर। फिर ये दोनों जो चीज़ें हैं HCO3 माइनस और HbCO2 जो है यहाँ पे आए, ठीक है। HCO3 माइनस होना चाहिए, एक्चुअली आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है भाई। HCO3 माइनस ने फिर से H प्लस के साथ मिलके HCO3 बनाया। HCO3 फर्दर HCO3 हाँ बराबर फर्दर H2O प्लस CO2 में टूट गया, और ये CO2 और ये दोनों CO2 जो है बाहर निकाल दिए गए। सो ये हमने पूरा देख लिया कि किस तरीके से जो है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। सो हम पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ओके सो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कैपेसिटीज़ क्या है, ओके सॉरी वॉल्यूम्स क्या है, फिर वॉल्यूम से बनती कैपेसिटीज़, देखो कैपेसिटीज़ क्या है। ओके उसके बाद हमने क्या देखा कि किस पे डिपेंड करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। फिर हमने एक रफली देखा, पहले तो रफली देखा था मैंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा कि O2 कैसे जाता है इधर से उधर, CO2 कैसे जाता है। फिर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया पार्शियल प्रेशर के साथ कि देखो यहाँ पे कम है, इधर ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से कम में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने अपना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देखी, उसमें 3 पार्ट्स देखे। फिर ये भी देख लिया हमने। फिर हमने देखा O2 का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। फिर इसमें मैंने एक मोटा मोटा बता दिया, 97% इसे थ्रू आरबीसी होता है, 3% प्लाज्मा से होता है। उसके बाद ये तो एक ओवरव्यू था अपना, ठीक है। फिर मैंने डिसोसिएशन का बताया दोनों, ये देखो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी बताया आपको। फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखा, फिर उसमें परसेंटेज वाइज देखा वो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। और अब यहाँ पे जो है मैंने पूरा एक बार समराइज़ कर दिया है। अब ये मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 प्लस CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर के साथ में ऐसी डायग्राम हमारे पास वहाँ पे था, वहाँ पे यहाँ पे प्लस बीच में हार्ट नहीं है ताकि मुझे रिएक्शंस दिखाने थे, ठीक है। तो ये पूरा हमने जो है आपको एक्सप्लेन अभी कर दिया है। सो अभी हमारे इसमें आता है एक पार्ट जो कि है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके सो इसे देखते हैं, ठीक है। सो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सॉरी दो मेन है, ठीक है। सो एक है रेस्पिरेटरी रिदम
सेंटर और दूसरा है दूसरा है आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। कहाँ गया हमारा कर्सर? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और एक चीज़ जो है एयरटिक आर्च, और था एयरटिक आर्च था, और क्या था? हाँ, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड ARTERY आर्टरी। सो देखो, रेस्पिरेटरी रिदम कहाँ होता है? ये होता है मेडुलरी रीजन में। मेडुलरी रीजन का ये है। चलो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हाईलाइट हो। ओके, सो ये हो गया मेडुलर रीजन। मेडुलर रीजन के अंदर आ जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी रिदम। सो ये आ जाएगा मेडुला के अंदर, और ये जो आएगा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ये आएगा हमारा पॉन्स के अंदर। ठीक है, सो अब देखते हैं कैसे ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो डाटा हो गया। अभी देखते हैं कि क्या होता है कि जो आपका ओके ठीक है, मैंने देख लिया। मत टोको मत टोको। RYTHM रिदम। ओके, मेरा रिदम बिगड़ गया था थोड़ा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो आपके जो नॉर्मली जो आपका रिदम चल रहा होता है ना रेस्पिरेशन का, उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, सो भैया फिर ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर यहाँ पे क्यों दिया गया है? क्या हमें ये एडिशनल कुछ करने के लिए चाहिए होता है? हाँ, चाहिए होता है। क्या करने के लिए चाहिए होता है भैया? देखते हैं क्या करने के लिए हमें चाहिए होता है। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो या फिर डर जाते हो, फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन है, आपकी बॉडी जल्दी ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है, जल्दी ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना है। आपको बेसिकली O2 चाहिए होता है, और CO2 आपका भर भर के बनता है। आपके बॉडी के लिए CO2 जो है वो एक कंसर्न है। वो चाहते हैं कि CO2 को जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। आपने कभी देखा होगा कि जब आप ऐसे काफ़ी दौड़ने के बाद जब जब हाँफते हो ना, तो उसमें आप इनहेल बहुत कम करते हो, एक्सेल बहुत ज़्यादा करते हो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो आपके नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते रहता है, उसको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एओर्टिक आर्च जो है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और H+ की कॉन्सेंट्रेशन जब बॉडी में बढ़ती है, उसे डिटेक्ट करके दोनों भी रिदम सेंटर को ऑर्डर देते हैं, और रिदम सेंटर जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सेलेशन को बढ़ा देता है और इंस्पिरेशन को कम कर देता है। ठीक है, एक और बार रिपीट करता हूँ। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला रीजन में होता है, वो आपके नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बट जब आपके बॉडी में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल करता है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका रेस्पिरेटरी रिदम में चेंज करता है, एक्सेलेशन को इंक्रीज करके, इंस्पिरेशन को डिक्रीज करके। ओके, तो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी का मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आपने जो बचपन में होगा ना, ये एक ऐसा टाइप का हार्ट जो डायग्राम आपके NCERT में होगा। अब देखो पूरी तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जो है ऐसा टाइप का एक हार्ट का डायग्राम होगा। ये जो यहाँ पे एओर्टा है ना, उसके आर्च पे होता है एओर्टिक आर्च। ओके, और कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसके यहाँ पे आपका ये वाला एक सेंटर होता है। ठीक है, तो एओर्टिक आर्च पे एक सेंटर होता है और कैरोटिड आर्टरी पे एक सेंटर होता है। ये दो सेंटर होते हैं जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे जो रेस्पिरेटरी रिदम को सिग्नल करते हैं, जिनसे आपका एक्सेलेशन इंक्रीज होता है और इंस्पिरेशन डिक्रीज होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में NCERT के अंदर आपको दिए गए हैं 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो पहला है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स।
और वीजिंग जैसा एक साउंड भी आता है आपके चेस्ट में से, ठीक है। सो कॉजिंग वीजिंग ये उससे रिलेटेड है, ओके। इम्फाइसेमा में आपको याद रखना है मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगारेट स्मोकिंग। सो थोड़ा इम्फाइसेमा में के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि ये जो आपकी अलवेला होती है ना, उनकी जो ये वॉल्स होती है ना, इन पे जो कुछ सेल्स होते हैं वो इस स्मोकिंग की वजह से जो यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उनके अंदर के लाइसोसाइम्स बस्ट हो जाते हैं और ये वॉल जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ, अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच अल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। सो डैमेज किस वजह से होती है मैंने एक ब्रीफ आपको बता दिया, ठीक है। उसकी वजह से जो डिसीज होता है उसको कहते हैं एम्फाइसेमा, जिससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। हाँ, बेसिकली ये वॉल्स अगर डिक्रीज हो जाएगी तो ये ऐसा हो जाएगा जिस पे रेस्पिरेटरी जो सरफेस होगा वो जो होगा नहीं होगा, तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस को डिक्रीज कर देगा एम्फाइसेमा, जिसकी वजह से जो है दिक्कतें आती है। अब है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो ये टर्म से आप पता कर रहे होगे कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। सो जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या फिर टाइल्स इंडस्ट्रीज़, जैसे टाइल्स कटिंग इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे काफ़ी धूल उड़ती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी जब आप माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स इनहेल करते हो, सो छोटा बहुत जैसे आप ग्राउंड पे खेलने जाते हो वहाँ पे भी धूल होती है, बट आपको तकलीफ नहीं होती है, बिकॉज एक छोटी सी हुई चीज़ को हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कोप कर लेता है। बट जब ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में हो जाता है, सो आपके अल्वियोलाई में जो है लंग्स में स्पेसिफिकली फाइब्रस टिश्यूज़ का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं। उसकी वजह से जो डिसीजेज होते हैं उनको कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो क्या कहा है, इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग बता दिया एंड स्टोन ब्रेकिंग, ओके, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope, कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, औकात के बाहर। विद द सिचुएशन लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सो सूजन आ जाना और फाइब्रोसिस देखो फाइब्रोसिस यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोस टिश्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो ये टर्म आपको जो टेक्निकल टर्म है थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, फाइब्रोसिस। दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, वर्किंग इन सच इंडस्ट्रीज शुड बी अ प्रोटेक्टिव मास्क, ओके। सो ये बताया है कि क्या हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, जो आप बेसिकली कर रहे हो, जल्दी ही आएगा, ओके। उसके भी लेक्चर नोट्स और डीपीपीज आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के कीप हसलिंग।